हरे भरे जंगल में रानो चिड़िया रहती थी। रानो गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसका सच्चा दोस्त था बादल, जो हमेशा उसके ऊपर छाया करता। धन्यवाद बादल, तुम हमेशा मेरा साथ देते हो। दोस्ती का मतलब ही यही है रानो। रानो के पड़ोस में रहती थी गौरी कौवी। वो हमेशा दूसरों की चीजें छीनना चाहती थी। ये रानो तो हमेशा खुश रहती है। मुझे अच्छा नहीं लगता, कुछ करना होगा। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मनस्वी, मीनू, प्रियंका, नाजिया, वीर, शारदा, पूजा, सैनी। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। एक दिन रानो को जंगल में एक चमकता हुआ खिलौना मिला। वो खिलौना बोल सकता था। हेलो रानो, मैं हूँ जादुई खिलौना। मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। अरे वाह, तुम बोलते हो तो तुम मेरे नए दोस्त हो। जंगल में रहते थे दो तोते, मिट्टू और हरियाली। दोनों बहुत मजाकिया थे। चिर चिर, रानो, ये नया दोस्त कौन है? ये तो बड़ा मजेदार खिलौना है। क्या ये गाना भी गाता है? हाँ, मैं गा भी सकता हूँ और कहानियाँ भी सुना सकता हूँ। खिलौना सबको अच्छे अच्छे काम करने के लिए कहता। दोस्तों, चलो मिलकर जंगल साफ करें। सब मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा घर और सुंदर बनेगा। हाँ, ये बहुत अच्छा विचार है। गौरी कौवी को खिलौना चाहिए था। वो सोच रही थी, अगर खिलौना मेरे पास होगा तो मैं सबसे बड़ी बन जाऊंगी। मुझे ये खिलौना किसी भी तरह लेना है। एक दिन खिलौना अचानक गायब हो गया। सब परेशान हो गए। ओ, मेरा दोस्त खिलौना कहाँ चला गया? रानो, मुझे लगता है कि ये गौरी की चाल है। रानो, बादल, मिट्टू और हरियाली मिलकर खिलौने को ढूंढने निकलते हैं। मैं ऊपर से देखता हूँ। मैं सब जगह छाया करूंगा ताकि तुम सब आराम से देख सको। आखिरकार सबको खिलौना गौरी के घर में छिपा मिला। गौरी, दोस्ती का मतलब छीनना नहीं, बांटना होता है। मुझे माफ कर दो, मैं लालच में भूल गई थी। गौरी कौवी सबके सामने शर्मिंदा हो चुकी थी। उसे बहुत बुरा लगा। वो अपने घर वापस आती हैं। सबने मेरा मजाक उड़ाया। मुझे कोई तो चाहिए जो मेरा साथ दे। गौरी अपने दूर के दोस्त कालू कौवे के पास पहुंची, जो दूसरे जंगल में रहता था। कालू चालाक और शरारती था। कालू, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जंगल में सबने मेरी बेइज्जती की। सब हंसते हैं मुझ पर। क्या तुझ पर हंसते हैं? क्यों गौरी, ऐसा क्या हो गया? वहाँ एक जादुई खिलौना आया है। वो बोलता भी है, गाता भी है। सब रानो चिड़िया के साथ है। खिलौना सिर्फ रानो का दोस्त बन गया। मैंने उसे लेने की कोशिश की, लेकिन सबने मुझे डांट दिया। अब कोई मेरी इज्जत नहीं करता। ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये तो मेरे लिए अच्छा मौका है। कैसा मौका कालू? अगर वो खिलौना हमारे पास होगा तो सब हमारी सुनेंगे। रानो और उसके दोस्त कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तब सबको पता चलेगा कि हम दोनों सबसे ताकतवर हैं। मैं बदला लूंगा। आज रात ही उस जंगल में जाऊंगा और खिलौना चुरा लाऊंगा। फिर देखना, सब हमारी ताकत से डरेंगे। हाँ कालू, तब सब मेरी हंसी उड़ाने के बजाय मुझसे डरेंगे। कालू ने एक चालाक योजना बनाई। रात गहरी थी, सब जानवर सो रहे थे। कालू चुपचाप जंगल में आया। अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। कालू रानो के घर से खिलौना उठा लेता है। सुबह हुई तो सबने देखा खिलौना फिर से गायब था। ओह, ये कैसे हो गया? मेरा दोस्त फिर से कहाँ चला गया? ये जरूर किसी बाहर वाले की चाल है। हाँ, गौरी अकेले नहीं कर सकती। कोई उसकी मदद कर रहा है। बादल ने अपनी नजरें दूर तक फैलाई। मुझे दिख रहा है, खिलौना उस दूसरे जंगल की ओर ले जाया गया है। दूसरे जंगल में कालू और गौरी खिलौने को देखकर खुश थे। अब ये खिलौना हमारा है, सब हमारी बात मानेंगे। हाँ, अब रानो कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जादुई खिलौना बहुत समझदार था। उसने रानो को मदद का संदेश भेजा। दोस्ती सच्चाई में होती है, चोरी में नहीं। रानो,
मुझे ढूंढ लेगी। लंबा सफर तय करने के बाद रानो और उसके दोस्त दूसरे जंगल की सीमा पर पहुंचे। वहां का माहौल अलग था। पेड़ घने थे और हवा भारी लग रही थी। ये जंगल तो बहुत डरावना लग रहा है। डरना मत, हम साथ हैं। मैं सबके ऊपर रहूंगा। अगर कालू कुछ करेगा तो मैं बिजली और बारिश से रोकूंगा। थोड़ी दूर जाने पर सबने देखा एक बड़ी गुफा के पास कालू और गौरी बैठे थे। उनके पास ही जादुई खिलौना रखा था। कालू, ये मेरा दोस्त है, उसे तुरंत छोड़ दो। हा हा, अब ये मेरा है। अब पूरे जंगल में मेरी चलती है। तुम लोग मुझे हरा नहीं सकते। अब सब हमसे डरेंगे। कालू, दोस्ती डराने से नहीं मिलती, दोस्ती बांटने और मदद करने से बनती है। हाँ कालू, हम सब मिलकर काम करते हैं, इसलिए हमें सबका प्यार मिलता है। तुम सिर्फ ताकत दिखाना चाहते हो। कालू गुस्से में उड़कर रानो की ओर झपटा। तभी बादल गरजा और बिजली कौंधी। मिट्टू और हरियाली दोनों आगे बढ़ी और जोर से बोले, अगर तुम हमारे साथ लड़ोगे तो हारोगे। लेकिन अगर दोस्त बनोगे तो सब तुम्हें प्यार करेंगे। कालू कुछ देर रुका। उसने देखा कि रानो और उसके दोस्त लड़ाई नहीं, दोस्ती करना चाहते हैं। खिलौना चमक उठा और बोला, सच्ची ताकत एकता में है, चोरी या लालच में नहीं। शायद तुम सब सही हो। मैंने लालच में गलती की। क्या तुम मुझे माफ करोगे? दोस्ती का मतलब ही माफ करना और साथ निभाना है। अब कालू और गौरी भी दोस्तों में शामिल हो गए। सबने मिलकर जंगल को साफ सुथरा और सुंदर बनाया। खिलौना खुश था कि सबने दोस्ती की असली ताकत समझ। टुन्नू चिड़ा एक शहरी जंगल में नूडल्स का ठेला लगाता था, लेकिन उसका काम वहाँ चल नहीं रहा था। इस वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान रहता था। एक दिन वो सोचता है, आजकल शहरी जंगल में नूडल्स बेचने के इतने ठेले हो गए हैं कि कोई मेरे पास नहीं आता। मेरा काम बहुत ही मंदा चल रहा है। लगता है वापस अपने जंगल में ही जाना पड़ेगा। गांव में कैसे अपना गुजारा होगा? रानू भी परेशान होगी। मैं करूँ तो करूँ क्या? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। फिर टुन्नू चिड़ा अपनी पत्नी रानो चिड़िया के साथ अपने जंगल वापस आ जाता है। तब उसकी पत्नी उससे कहती है, क्यों जी, अब हम अपने जंगल में वापस आ गए हैं, मगर अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ? आपने ये सोचा है भी या नहीं? अरे रानू चिड़िया, हमें तो एक ही काम आता है, नूडल्स बनाना। वही काम शुरू कर लेता हूँ। वैसे भी यहाँ कोई नूडल्स बनाने की दुकान या ठेला तो है नहीं, तो सब मेरे पास ही आएंगे नूडल्स खाने। एक कोशिश यहाँ भी कर लेता हूँ। क्या पता ऊपर वाला चाहेगा तो बरकत देगा। तुम परेशान मत हो रानो, मैं हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ जरूर कर लूंगा। एक टाइम पेट भरने का इंतजाम तो हो ही जाएगा। हाँ टुन्नू जी, आप गांव में ही एक नूडल्स का ठेला लगा लो। हमें निराश नहीं होना चाहिए। आप कल ही से काम शुरू कर दो। वो नदी किनारे एक पेड़ है ना, वहाँ ठंडी ठंडी हवा भी रहती है और शाम को पक्षी भी पानी पीने वहाँ आते हैं। तो आप वहाँ ठेला लगाएंगे तो पक्षी जरूर आपके पास नूडल्स खाने भी आएंगे। ये बात तुमने सही कही रानो, तुम्हारा जवाब नहीं। चलो अब सो जाते हैं, कल से काम भी तो शुरू करना है। टुन्नू चिड़ा ने अगले दिन नदी किनारे नूडल्स का ठेला लगा लिया। कुछ पक्षी उसके ठेले पर आते तो थे, मगर खरीदते कुछ भी नहीं थे। अजी ठेला लगाए तो 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन एक भी पक्षी नूडल्स खाने नहीं आया। सब तो बस देखकर चले जाते हैं। इस तरह कैसे चलेगा जी? बहुत नुकसान हो रहा है, कुछ तो करो आप। हाँ रानो, तुम सही कह रही हो, कुछ तो करना ही पड़ेगा। मजदूरी करनी पड़ेगी मुझे, जो तुम्हें पता है मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। तभी टुन्नू चिड़ा सलाह लेने के लिए अपने दोस्त कालू कौवा के पास जाता है और उससे सलाह लेकर वापस अपने घर आता है। तब उसकी पत्नी रानो उससे पूछती है, तो टुन्नू जी फिर क्या सोचा है आपने? क्या करना है आगे? रानो चिड़िया, मैंने अपने बचपन के दोस्त कालू कौवे से पूछा था। वो कह रहा था कि यहाँ जंगल के पक्षियों को पता ही नहीं कि नूडल्स होते क्या है, इसलिए वो सभी नूडल्स खाने नहीं आ रहे हैं हमारे ठेले पर। और गांव के पक्षी हैं, बिना सोचे समझे पैसे नहीं खर्च करते। तो टुन्नू जी अब क्या करें? इन्हें कैसे नूडल्स बेचे? आपके पास कोई उपाय है या नहीं? रानो, परसों इस जंगल में मेरे दोस्त कालू कौवे की शादी है। मैंने सोचा है उसकी शादी में सभी पक्षियों को मुफ्त में नूडल्स खिला दूंगा। इससे उनको नूडल्स का स्वाद भी पता चल जाएगा। फिर हो सकता है हमारा काम भी बन जाए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है टुन्नू जी। आप एक दिन जरूर बड़े व्यापारी बनेंगे।
फिर टुन्नू ने ऐसा ही किया। कालू कौवे की शादी में सबको नूडल्स मुफ्त में नूडल्स खिलाए। जंगल के सभी पक्षियों को नूडल्स का स्वाद भी बहुत अच्छा लगा। ये तो स्वाद में बहुत अच्छा है मिट्टू, इसका क्या नाम है? टुन्नू ये सब सुनकर झट से बोलता है, बेटा इसे नूडल्स बोलते हैं। ये बस 2 मिनट में बन जाती है। इसका स्वाद चटपटा और स्वादिष्ट होता है। इस तरह रात हो जाती है और दिन भी हो जाता है। टुन्नू चिड़ा बड़ी उम्मीद से अपना ठेला लेकर जाता है। सुनिए जी, ऐसे उदास होकर ना जाए। देखना, आज ठेले पर बहुत पक्षी आने वाले हैं। कल आपका फ्री में नूडल्स खिलाना सफल हो गया है। मैंने कई पक्षियों को आपके नूडल्स के बारे में बात करते सुना था। आप आज शाम को आते वक्त ये पोस्टर पेड़ पर चिपकाते आना। मैंने इंसानों को ये सब करते देखा है। वो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ऐसे ही पोस्टर दीवारों और पेड़ों पर लगाते हैं। हमें भी इसका फायदा होगा। टुन्नू चिड़ा वो पोस्टर और ठेला लेकर चल पड़ता है। कुछ देर बाद वो नदी किनारे पहुंच जाता है। नूडल्स, गर्मा गर्म नूडल्स ले लो। स्वाद में चटपटे गर्मा गर्म नूडल्स ले लो। टुन्नू चिड़ा की आवाज सुनकर वहाँ कुछ पक्षी नूडल्स खाने के लिए ठेले के पास आने लगे। कुछ ही देर में टुन्नू के सारे नूडल्स खत्म हो जाते हैं। ये सब देखकर टुन्नू चिड़ा बहुत खुश होता है, क्योंकि आज उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई थी। चलो अब घर जाता हूँ। अरे हाँ, वो पोस्टर मुझे चिपकाने भी है। चलो अब जल्दी चलता हूँ और रानू को ये खुशखबरी देता हूँ। टुन्नू घर जाते वक्त सारे पोस्टर पेड़ों पर चिपका देता है और घर जाकर रानू को सारी बात बताता है। टुन्नू जी, मैं ना कहती थी, एक बार सब खाएंगे तो हमेशा तुम्हारे पास ही आएंगे। अब कल देखना उन पोस्टर का कमाल। अब तुम पूरे गांव में फेमस हो जाओगे, हाँ नहीं तो। इस तरह टुन्नू चिड़ा का काम चल पड़ा। कुछ ही दिनों में टुन्नू के ठेले पर भीड़ लगनी चालू हो गई और अच्छी आमदनी भी होने लगी। अरे टुन्नू भैया, हमें तो पता ही नहीं था कि चाउमीन होती क्या है। और आज तुमने क्या चाउमीन खिलाई है भाई साहब, मजा ही आ गया खाकर। वाह भाई वाह। भाई टुन्नू, तुम तो बहुत बड़े कारीगर हो। बड़ी ही टेस्टी आइटम बनाई है भाई। यह सब देखकर टुन्नू चिड़ा का लालच बढ़ने लगा। उसे अपने हाथ के बनाए हुए नूडल्स पर घमंड हो गया और उसने नूडल्स के दाम दुगने कर दिए। और जैसे ही उसने दाम बढ़ाए, फिर पक्षियों ने उसके ठेले पर आना ही बंद कर दिया और कुछ ही दिनों में उसका सारा काम ठप हो गया। टुन्नू जी, यह अचानक क्या हो गया जी? कोई भी नूडल्स खाने नहीं आता। तभी कालू कौवा वहाँ आता है और रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। टुन्नू भाई, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, सुंदरवन जंगल है, कोई शहरी जंगल नहीं। यहाँ के पक्षी सोच समझकर पैसे खर्च करते हैं। अगर तुमने दाम कम नहीं किए तो वो नूडल्स खाने नहीं आएंगे। क्या जी, आपने लालच क्यों किया और आपने मुझे भी नहीं बताया? हाँ रानो, मुझे माफ कर दो। मैं लालची हो गया था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है। टुन्नू चिड़ा का घमंड टूट चुका था, इसलिए उसने दाम कम कर दिए और सभी पक्षियों से अच्छे से बात भी करने लगा। और धीरे धीरे उसका काम फिर से चल निकला और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। साथ ही वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। आओ पक्षियों, चूड़ी ले लो। दूर एक घने जंगल में रानो चिड़िया अपने एक छोटे से बेटे के साथ रहती थी, जिसका नाम कुकू था। उसके पति की मौत एक हादसे में हो गई थी। तब से वो ही अकेले अपने बच्चे को पाल रही थी। एक दिन बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं। उसमें रानो चिड़िया और बहुत से पक्षियों के घोंसले मजबूत न होने के कारण टूट गए और वो सब पक्षी बेघर हो गए। और थोड़ी ही देर में बहुत तेज बारिश भी होने लगी। इस वजह से बाढ़ भी थोड़ी देर में आ ही गई। सभी पक्षी ये भयंकर मंजर देखकर वहाँ से भागने लगे। रानो चिड़िया भी अपने बेटे कुकू चिड़ा के साथ पास ही के दूसरे जंगल पहुँची, जहाँ बारिश बहुत कम हो रही थी। रानो चिड़िया को देखकर उस जंगल का सरपंच कालू कौवा आया और उससे बोला, अरे ओ चिड़िया, तुम हमारे जंगल में क्यों आई हो? तुम्हें पता नहीं, ऐसे कोई भी पक्षी मुंह उठाकर यहाँ नहीं आ सकता। सरपंच कालू कौवे की बात सुनकर रानो चिड़िया उससे कहती है,
सरपंच जी, आप नहीं जानते कि हमारे जंगल में तेज हवा और बारिश के कारण घर टूट गए हैं और सभी पक्षी बेघर हो गए हैं और धीरे धीरे बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। इसलिए मुझे और मेरे बेटे को अपने जंगल में ही रहने दीजिए। हम पर रहम करिए मालिक। रानो चिड़िया की सब बातें सुनकर सरपंच कालू कौवा गुस्से में उसे बोलता है, ए चिड़िया, तू जानती नहीं कि तेरे पति से मेरी दुश्मनी थी, तो मैं तुमको उस जंगल में कैसे रख सकता हूँ। और वैसे भी तुम इतनी गरीब चिड़िया हो, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम चोरी नहीं करोगी इस जंगल में। सरपंच जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हम बस समय काटने आए हैं, यहाँ पर हम चोरी क्यों करेंगे? मालिक, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम ऐसे पक्षी नहीं हैं। ए चिड़िया, ज्यादा सियानी मत बन और अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जा। मुझे तेरी एक भी बकवास नहीं सुननी। आई बड़ी मुझे समझाने वाली। रानो चिड़िया सरपंच के आगे खूब रोई, खूब गिड़गिड़ाती है, लेकिन सरपंच तेज तेज हंसता रहा और रानो चिड़िया को जंगल से बाहर निकाल देता। कुकू चिड़ा अपनी माँ से बोलता है, माँ, अब हम क्या करेंगे? ये एक आखिरी रास्ता था, मगर सरपंच जी हमें जंगल में घुसने ही नहीं दे रहे। अब हम कहाँ जाएंगे? जंगल के अलावा भी तो कोई रास्ता नहीं है। माँ, हम इस रास्ते पर भी तो रह सकते हैं। नहीं बेटा, बारिश में यहाँ पानी आ जाता है और पानी नहीं भी आया तो सरपंच हमें यहाँ रहने नहीं देगा। हमें इनकी नजरों से दूर जंगल में जाना होगा। ये कहकर रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू को लेकर जंगल में चली जाती है। माँ, जंगल में बहुत से फलों के पेड़ हैं, आम के और बाकी फलों के भी पेड़ हैं। माँ, यहाँ तो गर्मी बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ तो बहुत सारे फल भी हैं। अब हम यहाँ पर पेट भर के खा सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ माँ कि अच्छा हुआ वहाँ पर बाढ़ आ गई और दूसरे जंगल से हमें सरपंच ने बाहर निकाल दिया, जो कि ना तो वहाँ फल मिलते थे और ना ही ठंडी अच्छी हवा। बाढ़ अच्छे के लिए आई हमारे लिए। माँ बेटा, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बाढ़ के कारण जान और माल दोनों का नुकसान होता है और हम जंगल में ऐसे नहीं रह सकते हैं और उसके लिए हमें एक घर बनाना होगा, नहीं तो जंगली जानवर हमें ही खा जाएंगे। लेकिन माँ, हम घर कैसे बनाएंगे? हम लकड़ियों की मदद से अपना घर बनाएंगे। हाँ माँ, पेड़ से लकड़ी काट कर अभी लाता हूँ। नहीं बेटा, पेड़ों में भी जीवन होता है, हमें इन्हें नहीं काटना चाहिए। हम इनकी वजह से ही तो सांस लेते हैं और खाते पीते हैं, इसलिए हमें पेड़ों का काटना नहीं चाहिए। वो सामने देखो, सूखी लकड़ियाँ पड़ी है, हम उनसे अपना घर बनाएंगे। रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ लकड़ियाँ इकट्ठा करना शुरू कर देती है और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद वो काफी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेती है। तभी रानो चिड़िया को नदी के तरफ से किसी के करहाने की आवाज सुनाई देती है। अरे कुकू बेटा, ये किसकी आवाज है? लगता है कोई मुसीबत में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। चलो बेटा, तुम भी मेरे साथ चलो। ये कहकर रानो अपने बेटे के साथ नदी किनारे पर जाती है और वहाँ पर एक बूढ़े गिद्ध को बेहोश देखती है। रानो चिड़िया उस बूढ़े गिद्ध को पानी पिलाती है, तभी उसे होश आ जाता है। क्या हुआ बाबा आपको? आप इतने जख्मी कैसे हो गए? बेटा, मैं बाढ़ के पानी में बहता हुआ यहाँ आ गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। पर बेटा, तुम इस जंगल में अपने बेटे के साथ अकेली क्या कर रही हो? ये बात सुनकर रानो चिड़िया अपनी सारी परेशानी उस बूढ़े गिद्ध को बताती है। अच्छा, तो ये बात है। चिड़िया, तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं जादुई गिद्ध हूँ। मैं अभी तुम्हें रहने के लिए एक जादुई चूड़ी का घर भी दे रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा परिवार बिना किसी डर के रह पाएगा और तुम गरीब पक्षियों का भी भला कर पाओगी। और उस चूड़ी के घर में बहुत सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ भी होंगी, जिसे बेचकर तुम अपना घर का गुजारा अच्छे से कर पाओगी। ये कहकर वो बूढ़ा गिद्ध अपने जादू से वहाँ पर एक विशाल चूड़ी का घर प्रकट कर देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया और उसका बेटा कुकू बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ रंग बिरंगी चूड़ी का जादुई घर बना हुआ था। वो दोनों जल्दी से घर के अंदर जाते हैं। अंदर से वो घर नहीं महल था। रानो चिड़िया को तो वो घर बहुत पसंद आता है। वो वहीं रहने लगते हैं और खूब फल खाते हैं। रानो चिड़िया और उसके बेटे के दिन बहुत आराम से बीत रहे थे। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि सरपंच भी बाढ़ से बचकर अपने जंगल से भागकर उनकी चूड़ियों के घर के पास आ जाता है।
माफ कर दो मुझे और मुझे अपने घर में रख लो रानो, मुझे माफ कर दो रानो। अंकल, आपने अपने जंगल में नहीं आने दिया तो हम अपने जंगल में क्यों आने दें आपको? बेटा माफ कर दो, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमें हर एक जरूरतमंद पक्षी की मदद करनी चाहिए, इसलिए कोई बात नहीं। सरपंच जी आप आ जाइए घर में। सरपंच ने जैसे ही उस चूड़ी घर में कदम रखने की कोशिश की, तभी जादुई चूड़ी के घर ने उसे बाहर फेंक दिया और बहुत तेजी से उस जंगल में बाढ़ आ गई और सरपंच उस बाढ़ में बह गया। लेकिन जादुई चूड़ी के घर को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत रहा और कुछ दिनों में बाढ़ का कहर भी शांत हो गया। और फिर क्या था, रानो चिड़िया अपने बेटे कुकू के साथ अपने चूड़ी के घर में खुशी खुशी रहने लगी और बाजार में चूड़ी बेचकर अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, आओ पक्षियों चूड़ी ले लो। बारिश की बूंदें लगातार रानो चिड़िया के पुराने घोंसले पर गिर रही थी। तेज हवा से पेड़ों की टहनियाँ हिल रही थी और सूखे पत्ते उड़ते हुए जमीन पर बिछ गए थे। रानो का छोटा सा घोंसला अब आधा टूट चुका था। घर के बाहर डाली पर रानो बैठी थी, भीगी, थकी और उदास। आँखों में चिंता थी और दिल में बहुत भारीपन। अंदर गुड्डू और गुड़िया सिमट कर बैठे थे। हे भगवान, आज जन्माष्टमी है, सबके घर में मिठाई, सजावट, झूला, भजन होंगे, लेकिन मेरे पास तो बच्चों को खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं। माँ, इस बार भी क्या हमारे घर माखन नहीं आएगा? माँ, सब बच्चे श्री कृष्ण का झूला सजाते हैं, क्या हम कभी झूला बना पाएंगे? मेरे लाल, हम गरीब जरूर है, पर भगवान को हमारे दिल की सच्चाई दिखती है। श्री कृष्ण खुद गायों के बीच पैदा हुए थे, गरीबों से उन्हें प्यार है। शायद इस बार कोई चमत्कार हो जाए। पर माँ, चमत्कार कब होता है? भूख तो आज भी लगी है। जब माँ की पुकार सच्ची हो तब भगवान जरूर सुनते हैं बेटा, चाहे देर से ही सही, लेकिन वो आते हैं। दूसरे पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर कालू कौवा और गोरी कोवी छतरी लेकर बैठे थे। दोनों ने अपने घोंसले को जन्माष्टमी के लिए खूब सजाया था, लेकिन उनके दिल में खुशी से ज्यादा घमंड था और रानो की हालत देखकर उन्हें मजा आ रहा था। गौरी, देख तो सही, एक जन्माष्टमी वो होती है जो अमीर पक्षी मनाते हैं और एक वो जो बस भीगते रहते हैं। हाँ, कुछ चिड़िया तो झूला सजाने की जगह अपने टूटे हुए घोंसले के छेद ही भरती रह जाती हैं। और माखन, अरे इनके घर तो माखन का नाम सुनकर ही पेट भर जाता है शायद। खुद तो भूखे और बच्चों को भी भगवान के भरोसे छोड़ा है। रानो ने बच्चों से कहा, चुप रहो बेटा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद गिरने लगे। वो चाहकर भी जवाब नहीं दे सकी, उसकी आवाज गले में ही अटक गई। समय बहुत कठिन है, मेरे बच्चे भूखे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे कान्हा एक दिन जरूर मेरी सुनेंगे। जब आसमान से रिमझिम बारिश गिर रही थी और रानो अपने बच्चों को भीगे घोंसले में छुपाकर चुप बैठी थी, उसी समय पास के अमरूद के पेड़ पर बैठे थे मिट्ठू तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती। हरियाली, देख रही हो ना, रानो कितनी मुश्किल में है। उसके बच्चे भूखे हैं और उसके पास जन्माष्टमी के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ मिट्ठू, मैंने सुना रानो का घर गिर गया है और आज कालू और गोरी ने उसे बहुत चिढ़ाया। मुझे बहुत दुख हुआ। जन्माष्टमी सिर्फ झूला सजाने से नहीं होती, सच्ची पूजा तो उसी की होती है जो किसी भूखे को खिलाए। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पास जो थोड़ा माखन और दाना है उसका थोड़ा हिस्सा रानो को दे दे। बहुत अच्छा करोगे मिट्ठू। भगवान श्री कृष्ण को भी वही भोग प्यारा लगता है जो सच्चे मन से दिया जाए। चलो, मैं थोड़ा तुलसी पत्ता भी रख देती हूँ, रानो भोग चढ़ा सकेगी। मिट्ठू और हरियाली तोती ने एक पत्ते की थाली में कुछ माखन, मूंगफली के दाने और 2 तुलसी के पत्ते रखे। मिट्ठू ने उसे अपनी चोंच में पकड़ा और रानो के घोंसले की ओर उड़ चला। रानो बहन, सुनो ना, देखो मैं क्या लाया हूँ। मिट्ठू, इस बारिश में ये सब क्या है? थोड़ा माखन है, कुछ दाने
और ये तुलसी, हम चाहते हैं कि तुम्हारे बच्चे भी भगवान को भोग चढ़ा सके। ये तुम्हारे लिए नहीं, श्री कृष्ण के लिए है। मिट्टू भाई, ये तो भगवान का ही रूप हो। तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो गरीब भी अमीर लगता है। रानो ने पहली बार मुस्कुराकर आकाश की ओर देखा। उसके बच्चों की आंखों में भी चमक थी। शायद अब वो भी श्री कृष्ण का झूला ना सही, लेकिन उनका नाम तो ले सकेंगे। रात हो चुकी थी। जंगल में चारों तरफ रोशनी थी। पेड़ों पर छोटे छोटे दीप जल रहे थे। हर घर से बांसुरी की धुन आ रही थी। लेकिन रानो चिड़िया का घोंसला अब भी अधूरा था। उसके घर में कोई झूला नहीं था, न माला न दीप, बस थी तो एक पत्ते की थाली जिसमें थोड़ी सी मूंगफली, थोड़ा माखन और तुलसी के पत्ते थे जो मिट्ठू और टोटी ने दिए थे। रानो ने बच्चों को अपने पास बिठाया और धीरे से पूजा शुरू की। हे नंदलाल, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, न मिठाई, न भजन, न झूला, बस मेरा मन है जो तुझसे बहुत प्यार करता है। माँ, क्या कृष्णा जी हमें देखने आएंगे? हाँ बच्चों, अगर हमारा मन सच्चा है तो श्री कृष्ण जरूर आएंगे। वो देर कर सकते हैं लेकिन कभी मना नहीं करते। हे नंदलाल, मेरे गुड्डू और गुड़िया भूखे हैं प्रभु, लेकिन मैंने उन्हें आज भी तेरा नाम सिखाया है। तूने तो यशोदा मैया के घर जन्म लिया था, क्या तू आज भी किसी माँ की पुकार नहीं सुनेगा? रानो ने अपने टूटे घोंसले में बैठकर टहनी पर तुलसी का पत्ता रखा और उस पत्ते को देखकर जैसे उसका मन भर आया, उसने आंखें बंद की और बहुत धीमे से कान्हा की लोरी गाने लगी। रात और गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ चुप्पी थी। पक्षी सो चुके थे। पूजा पूरी हो चुकी थी। रानो ने अपने हाथ से बच्चों को थोड़ा थोड़ा माखन दिया और बाकी माखन व तुलसी के पत्ते भगवान को चढ़ाकर रख दिए। लेकिन एक डाली पर कोई जाग रहा था। वो था कालू कौवा। उसके मन में जलन थी। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई गरीब भी खुश हो। इतने दानों के बाद भी इस रानो ने भोग लगा दिया। मिट्ठू और हरियाली ने भी इसे मदद दी। ऐसे कैसे? नहीं, इसे तो फिर से रुलाना होगा। कालू चुपचाप घोंसले के पास आया। बच्चों और रानो को नींद आ गई थी। कालू ने वो माखन अपने पंखों के नीचे दबाया और उड़ गया। सवेरा हुआ। बारिश रुक गई थी। सूरज की हल्की किरणें आई और रानो ने देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। ना माखन, ना तुलसी, सब गायब था। अरे, भोग कहाँ गया? माखन कहाँ है? बच्चों के लिए जो थोड़ा बचाया था वो भी चला गया। माँ, क्या श्री कृष्ण आकर ले गए? शायद नहीं बेटा, ये भगवान नहीं थे, ये तो कोई और था। माँ, अब हम क्या खाएंगे? रानो चुप थी। उसकी आंखें नम थी, हाथ खाली थे और घोंसला और भी सूना लग रहा था। वो बैठ गई, बच्चों को गोदी में लिया और आसमान की ओर देखा। क्या मेरी सच्ची पूजा भी कोई चुरा सकता है? हे कान्हा, अब तो तुझसे ही आस है। मैं हार रही हूँ, लेकिन तेरा नाम अब भी नहीं छोड़ा। माँ, भूख लग रही है। रानो चिड़िया उदास थी। बच्चों को लेकर वो पेड़ के नीचे जाकर बैठ गईं। अचानक एक चमकदार रोशनी आई। एक बच्चे के रूप में कृष्ण का रूप दिखा। उसके हाथ में माखन और तुलसी थी। माँ, मैंने सुना कि तुमने सच्चे दिल से मुझे याद किया। कौन हो तुम? जिसे माँ पुकारे वो कृष्ण दौड़ा चला आता है। हे मेरे नंदलाल, आपने भोग चुराया नहीं था, आपने तो उसे स्वीकार कर लिया था। मुझे माफ कर दे प्रभु, मैं पहचान नहीं पाई। मामा, देखो ना, ये तो श्री कृष्ण जी हैं। आप सच में भगवान हो? आपने हमें क्यों देखा? क्योंकि तुम भूखे थे और तुम्हारी ममा ने हार नहीं मानी। मैंने हर आंसू देखा है, हर भूख महसूस की है। तभी वहाँ माखन और जादुई मिट्टी के बर्तन में मिठाई प्रकट होती है, जिसमें कभी ना खत्म होने वाली मिठाई थी। अपना आशीर्वाद देकर श्री कृष्ण गायब हो जाते हैं। रानो, गुड़िया और गुड्डू सब भावुक हो जाते हैं। रानो बच्चों को गले लगा लेती है। रानो के बच्चे माखन खा रहे थे। कालू और गोरी को दूर से देख रहे थे, शर्म से झुके हुए। जिस घर में सच्चा प्रेम और भक्ति होती है, वही कृष्ण जन्म लेते हैं। जो दूसरों का हक छीनते हैं, उन्हें अंत में पछताना ही पड़ता है। अब मुझे झूले की जरूरत नहीं। मेरे बच्चों के चेहरे पर जो मुस्कान है, वही मेरा श्री। दोपहर का समय सब चिड़िया अपने घरों में आराम कर रही थीं, पर एक पेड़ के नीचे रामो चिड़िया बैठी थी, परेशान और उदास। उसके पास न खाने को कुछ था, न बेचने को।
हे पेड़ देवता, आज भी बच्चों के लिए कुछ न बना पाई। काश कोई आइडिया मिल जाए रोजगार का। तभी बबली कबूतरी आती है। अरे रानो, तू ऐसे उदास क्यों है? बबली बहन, भूख और गरीबी ने थका दिया है। मैंने शहर में देखा था, मलाई मोमोज बिकते हैं, गरम गरम, सॉफ्ट, मलाईदार। बच्चे तो पागल हो जाते हैं, तो क्यों नहीं बनाती? पर कैसे बनाऊं? मैं तुझे सिखा दूंगी। तू दिल से बनाएगी तो सब खरीदेंगे। अगले दिन रानो ने पुराना तवा, थोड़ी सी मैदा और दूध लेकर शुरू किया मलाई मोमोज का सफर। ना गैस है ना चूल्हा, लेकिन जब माँ का इरादा पक्का हो तो भगवान भी मदद करता है। आज से गरीबी नहीं, मेहनत होगी। धीरे धीरे चूल्हे पर सौंधी खुशबू फैलती है। बच्चे आते हैं, खरीदते हैं और खुश होकर खाते हैं। आंटी, क्या बना रही हो? इतनी प्यारी खुशबू तो हमने कभी नहीं सूंघी। बेटा, ये है मलाई मोमोज, गरम गरम, नरम नरम। खाओ और बताओ कैसे लगे। आंटी, वाह, ऐसे मोमोज तो कभी खाए ही नहीं। बेटा, जब एक माँ भूख से लड़कर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है तो उसमें सिर्फ स्वाद नहीं होता, उसमें उसकी ममता भी मिलती है। प्यार मिलाकर बनाओ तो स्वाद भी 2 गुना हो जाता है। आंटी, ये लो पैसे, और कल भी बनाना, हम सब दोस्तों को लेकर आएंगे। रानो के मोमोज अब पूरे जंगल में मशहूर हो गए थे, लेकिन हर किसी को रानो की ये तरक्की पसंद नहीं आई और सबसे ज्यादा जलन हो रही थी कालू कौवे को, जो एक लालची कौवा था। अब बात ये थी कि कालू कौवा ने कुछ दिन पहले ही जंगल में अपना साग पूरी का ठेला खोला था। उसका सपना था पूरे जंगल का फूड किंग बनने का, लेकिन जब से रानो का मोमोज आया, उसके ठेले की हालत खराब हो गई थी। उफ, एक गरीब बेसहारा चिड़िया ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। मेरी साग पूरी कोई खाता ही नहीं अब। हुफ, तुम्हारी साग तो ऐसी लगती है जैसे पुरानी सब्जी और पूरी में हवा भर गई हो। लोग क्यों खाएंगे जब रानो के पास गरम मलाई मोमोज मिल रहे हो। जंगल के बच्चे भी बोलते हैं, चटोरी आंटी, आपके ठेले से बदबू आती है। अब बर्दाश्त नहीं होता। उस रानो को सब रसोई रानी बुला रहे हैं और मुझे कोई देखता भी नहीं। अरे देखता क्यों नहीं, सब देख रहे हैं कि तुम कितना जल रहे हो। जलो मत, कुछ काम की सोचो। सोच लिया है, अब मैं उस रानो की मलाई में मिर्च मिलाऊंगा। देखता हूँ फिर कौन खाता है उसके मोमोज। क्या, मिर्च? अरे बेवकूफ कौवे, मिर्च मिलेगी तो बच्चे रोएंगे, जंगल वाले तुझे मारेंगे। नहीं पकड़ पाएंगे। मैं रात के अंधेरे में जाऊंगा, धीरे से मिर्च मिलाकर आ जाऊंगा और फिर होगी मेरी साग पूरी की वापसी। रात को जब सब सो रहे थे, कालू और गोरी कौवी चुपके से रानो की रसोई की तरफ गए। कौवी, सब सो गए हैं, अब वक्त है उस रानो की मलाई में मिर्च डालने का। सुनो कालू, भगवान से डरो, अगर पकड़े गए तो सब्जी बेचने का ठेला भी नहीं बचेगा। मूर्ख कौवी, जंगल की दुनिया में चतुराई चलती है, भगवान नहीं। लेकिन तभी पेड़ की शाखा से एक आवाज आई। तभी बबली कबूतरी आ जाती है। ए कालू, तू फिर हरकत पे उतर आया? मेहनत से नहीं बना सकता तो दूसरों की मेहनत क्यों बिगाड़ता है? अरे बबली, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं हर रोज रानो की मदद करती हूँ और जानती थी कि तू कुछ न कुछ जरूर करेगा, इसीलिए छिपकर देख रही थी। बबली बहन, ये तो बस ऐसे ही। शर्म करो, जब खुद कुछ नया नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों की मेहनत को बर्बाद तो मत करो। अरे भाग चलो कौवी, पकड़ लिया हमें। अगले दिन रानो ने सबको सच बताया। बबली ने गवाही दी और जंगल वासियों ने एक सुर में कहा, रानो, तुम जैसी मेहनती और ईमानदार चिड़िया बहुत कम होती हैं। हमें सिर्फ रानो आंटी के मोमोज चाहिए। सब पक्षी कालू से नाराज हो जाते हैं। माफ कर दो रानो, मुझे जलन हो गई थी। सच मानो कालू, मेहनत की कोई शॉर्टकट नहीं होती। चलो अब खाओ मलाई मोमोज। अब रानो ने पेड़ की एक बड़ी डाली पर छोटा सा मोमोज हट बना लिया था। रानो, अब तो तू जंगल की सुपरस्टार बन गई। बबली बहन, सब तुम्हारी वजह से और मेरी मेहनत से। अब हर रोज टुन्नू चिड़ा रानो की दुकान पर आता। कभी अपने पंखों में गुलाब का फूल लाता
तो कभी उसके बर्तन साफ करवा देता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक मीठी दोस्ती बनने लगी थी। रानो जी, आज आपके लिए एक खास फूल लाया हूँ। फूल तो बहुत देखे हैं टुन्नू जी, पर ये इरादे वाले फूल कुछ अलग ही होते हैं। रानो, क्या मैं तुम्हारे मोमोज के साथ तुम्हारा दिल भी खरीद सकता हूँ? दिल नहीं बेचा जाता टुन्नू जी, पर मेहनत और सच्चाई पर तो दिल आ ही जाता है। फिर कुछ दिनों बाद पूरे जंगल में ढोल बजा, मिठाइयाँ बटी, रानो और टुन्नू की शादी हो गई। अब तो तेरे मोमोज और भी मलाईदार हो जाएंगे। अब तो प्यार और स्वाद दोनों मिलेगा। रानो चिड़िया ने सिखाया, अगर इरादा सच्चा हो तो गरीबी भी हार मान जाती है और सफलता खुद पास आ जाती है। अंत भला तो सब भला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं। ये कहानी है एक शांत और सुंदर जंगल की, जहाँ हर जीव अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीता था। उसी जंगल में रहती थी रानो चिड़िया, एक गरीब लेकिन बहुत ही प्यारी और दयालु चिड़िया। वहीं एक छोटी सी मगर मेहनती चींटी भी रहती थी, रानी चींटी, जिसे सब उसके परिश्रम के लिए जानते थे। रानो के पास एक टूटा फूटा घोंसला था। बारिश में पानी टपकता, धूप में तपता, उसके बच्चे भूखे रहते, लेकिन रानो कभी हार नहीं मानती थी। हे भगवान, आज भी बच्चों के लिए दाना नहीं ला पाई। कैसे बताऊं उन्हें कि जंगल में कुछ बचा ही नहीं। वहीं दूसरी ओर रानी चींटी अपने छोटे से घर में अनाज जमा कर रही थी, अकेले, बिना रुके दिन रात मेहनत कर रही थी। अगर आज बचा के रखूंगी तो कल भूखा नहीं रहूंगी। यही है असली मेहनत की मिठास। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई। रानो का घोंसला टूट गया, उसके बच्चे भीग गए। मदद के लिए कोई नहीं आया। कोई है, कोई सुन रहा है, मेरे बच्चों की मदद करो। कहाँ गए वो परिंदे जो कभी साथ उड़ते थे? कहाँ गए वो पड़ोसी जो कहते थे, रानो बहन हम है ना? आज सबने मुंह मोड़ लिया। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूँ? सबने दरवाजे बंद कर लिए, पर एक आवाज आई, बहुत छोटी लेकिन बहुत मजबूत। रानो बहन, मेरे पास तो बड़ा घर नहीं, लेकिन आओ अपने बच्चों को मेरे घर में रख लो। छोटा है लेकिन सूखा है, कम से कम बारिश से तो बच जाओगी और थोड़ी गर्मी भी मिल जाएगी नन्हों को। मुझे पता है तुम थक चुकी है, चलो बहन। चींटी बहन, तुमने तो मेरे दिल को छू लिया। जब सबने मुंह मोड़ लिया, तुमने मेरे लिए अपना छोटा सा घर खोल दिया। इस मदद को देखकर जल उठा कालू कौवा। उसे रानो से जलन थी और चींटी की मेहनत से भी। उसने प्लान बनाया, अगर इस चींटी का अनाज चुरा लूं, फिर देखूं कैसे सबको मदद करती है। रात में कालू चुपके से आया और चींटी के घर का सारा अनाज चुरा ले गया। सुबह चींटी रो रही थी, ओ भगवान, मेरी मेहनत सब चला गया, अब कैसे जीऊंगी? कौन कर सकता है इतना नीच काम? मुझे कालू कौवा पर शक है। रात की सर्द हवा में भी रानो चिड़िया का दिल चैन से नहीं बैठा। उसे शक था कि रानी चींटी के मेहनत से जमा किए हुए दाने किसी ने चुरा लिए हैं। वो सीधा पहुंची अपने पुराने दोस्त मिट्ठू तोते के पास। मिट्ठू भैया, माफ करना रात में तंग किया, पर रानी चींटी ने जिन दानों को अपने बच्चों के लिए जमा किया था वो अचानक गायब हो गए हैं। मुझे कालू कौवे पर शक है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रानो बहन, अगर बात चींटी की मेहनत की है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलिए एक बार कालू के घर के पास चलकर देखते हैं। अगर उसने कुछ गलत किया है तो बच नहीं पाएगा। रानो और मिट्ठू चुपचाप कालू के घोंसले में झांकते हैं। देखो रानो बहन, ये क्या? ये तो वही सफेद मुंह के दाने हैं जिन्हें मैं रोज रानी चींटी के पास देखता था। और ये देखो, बाजरे की बोरी, यही तो उसने दोपहर में अपने घर खींची थी। इसमें पूरा स्टॉक है। कालू, बाहर निकल। तुझमें जरा भी शर्म नहीं बची? जिस चींटी ने दिन रात एक करके मेहनत की, जिसने पसीने की बूंदों से अपना घर भरा, तूने वही मेहनत का फल चुरा लिया, वो भी तब जब वो दूसरों की मदद कर रही थी। अरे रानो, तू मुझे चोर कह रही है? मैं जंगल का सबसे चालाक, सबसे समझदार, सबसे ऊंचा उड़ने वाला कौवा, जिसने आसमान की ऊंचाई देखी है, वो क्या 2 दानों के लिए चोरी करेगा? कालू, ये दाने किसके हैं? बोल, क्या तूने रानी चींटी की मेहनत चुराई है? ये दाने मैंने अपने लिए जमा किए हैं। मैं कोई चींटी नहीं जो दिन रात जमीन पर रेंगती रहे। मैं उड़ता हूँ, शिकार करता हूँ, चालाकियां करता हूँ। ये जंगल मेरे जैसे होशियारों का है, मेहनत वालों का नहीं। ओह, तो अब तू मेहनत का मजाक उड़ा रहा है? तू खुद मेहनत नहीं करता और दूसरों की कमाई पर ऐश करता है और फिर अकड़ भी दिखाता है।
तो क्या हुआ? जंगल में तो जिसकी चाल तेज उसकी ढाल गलती है। रानी चींटी ने जो जमा किया उससे बचा नहीं पाई, तो मैं ले आया। इसमें मेरी समझदारी है, बेवकूफी नहीं। कितना गिर गया है तू कालू। तू चालाक नहीं, धूर्त है। तू उड़ने वाला नहीं, गिरने वाला बन चुका है। क्योंकि जिसकी उड़ान में ईमानदारी नहीं होती वो जमीन पर ही गिरता है और बुरी तरह गिरता है। सावन की उस रात जंगल पर जैसे कहर बरस रहा था। बिजलियां चमक रही थीं, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। हर जानवर डर के मारे अपने घर में दुबका हुआ था। जंगल पंचायत ने ऐलान कर दिया था, सभी जानवर सावधान रहें। एक भूखा भेड़िया जंगल में घूम रहा है, कोई भी घर से बाहर न निकले। लेकिन एक पक्षी था जो अब भी अपनी अकड़ में था, कालू कौवा। हा, डर के मारे सब अपने अपने बिलों में घुस गए हैं, पर मैं कालू कौवा हूँ। मेरी आंखें अंधेरे में भी देख सकती हैं। मेरी चाल इतनी तेज है कि कोई भेड़िया मुझे पकड़ नहीं सकता। भेड़िया क्या बिगाड़ लेगा मेरा? वो उड़कर बाहर निकलता है। बारिश की बूंदें उसके पंख भिगो देती हैं, पर कालू को नहीं पता था कि उसका उड़ना इस तूफान में उसे सीधा मौत के मुंह में ले जा रहा है। पेड़ों के पीछे झाड़ियों में एक जोड़ी चमकती आंखें उसका पीछा कर रही थीं, भूखे भेड़िए की आंखें। अरे वाह, जब सब छिप रहे हैं, ये काला परिंदा मेरे लिए ऊपर से आया शिकार है। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? भेड़िया कालू कौवा की तरफ झपटता है। अरे बचाओ बचाओ, मैं तो बस उड़ ही रहा था। किसी तरह कालू फड़फड़ाते हुए एक पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ जाता है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो खुद को सबसे चालाक समझता था, पर आज समझ में आया अकड़ और चालाकी में फर्क होता है। भेड़िए के हमले से जान बचाकर जब कालू पेड़ की ऊंचाई पर कांप रहा था तो उसके पंख भीग चुके थे और दिल डर से थरथरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। लेकिन उसी वक्त एक आवाज आई, नन्ही लेकिन हिम्मत से भरी। कालू भैया, ऊपर मत रुको, वो भेड़िया नीचे ही है। अगर तुम चाहो तो मेरी सुरंग में आ जाओ, मैंने बारिश से बचने के लिए रास्ता बनाया है। कालू, तुम ठीक तो हो? मैं आ रही हूँ। तुम्हारे पंख भीग चुके हैं, तुम उड़ नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें लेकर चलूंगी, बस भरोसा रखो। रानो बहन, मैंने तुझे हमेशा ताना मारा, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, फिर भी तू मेरी मदद के लिए आई। क्योंकि असली दोस्ती बदले में कुछ नहीं मांगती कालू, और जो मदद के वक्त साथ खड़ा हो वही इंसानियत है। रानो ने भीगे हुए कांपते कालू को धीरे धीरे रानी चींटी की सुरंग तक पहुंचाया। भेड़िया अब भी आसपास घूम रहा था। मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी अकड़ में सबको नीचा दिखाया। मैंने मेहनत का मजाक उड़ाया, दोस्ती को ठुकराया। लेकिन आज मैंने जाना कि अकेलापन सबसे बड़ी सजा है और साथ सबसे बड़ा वरदान। कालू भैया, गलतियाँ करना इंसानियत है, लेकिन उन्हें मान लेना समझदारी है। अब अगर तुम साथ चलो तो हम सब मिलकर एक बेहतर जंगल बना सकते हैं। उस दिन से कालू कौवा बदल गया। वो अब घमंड से नहीं, नम्रता से उड़ता था। अब वो दूसरों की मदद करता है, ताना नहीं मारता, और जब भी कोई बारिश आती है तो वो सबसे पहले चींटी बहन की सुरंग पर जाकर पूछता है, किसी को मेरी मदद। ये कहानी रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिड़े की है, जो घने जंगल में रहते थे, जहाँ पेड़, झाड़ियाँ और नदियाँ थीं। जंगल में हर तरह के जानवर और पक्षी रहते थे, लेकिन रानो और टुन्नू की जिंदगी मुश्किल भरी थी। दोनों गरीब थे, उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वे खुले आसमान के नीचे रहते और बरसात के दिनों में तो हालत और भी खराब हो जाती थी। बरसात के मौसम में जब आसमान में काले बादल छा जाते और बूंद बूंद बारिश होने लगती, रानो और टुन्नू के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता। रानो एक छोटी सी चिड़िया थी, उसका दिल बड़ा था। वो हमेशा अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती, लेकिन कई बार वो चुपचाप आंसू बहाती। टुन्नू उसे दिलासा देता, लेकिन उसकी भी आंखों में दुख साफ झलकता था। रानो, हम कब तक इस तरह बारिश में भीगते रहेंगे? काश हमारे पास भी एक छोटा सा घर होता जहाँ हम आराम से रह सकते। हाँ टुन्नू, मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। हर साल यह बरसात हमारे लिए नई परेशानी लेकर आती है। टुन्नू की बातों से रानो का दिल और भारी हो जाता। उसे जंगल के दूसरे पक्षियों के घर देखकर जलन भी होती, लेकिन वो कभी किसी से कुछ कहती नहीं थी। वो सोचती, भगवान ने शायद हमारे हिस्से में यही जिंदगी लिखी है। दिन बीतते गए और एक दिन रानो जंगल की ओर उड़ान भरने निकली। वो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी कि उसकी नजर एक छोटी सी नदी के किनारे पड़ी। नदी के पास ही एक बड़ा सा मछली घर था। यह मछली घर किसी बेजुबान मछली का नहीं, बल्कि पत्थरों और पौधों से सजी एक अद्भुत जगह थी। रानो की आंखें चमक उठी। उसने सोचा,
ये तो हमारे रहने के लिए एकदम सही जगह है। यहाँ हमें बारिश से बचने की जगह मिल सकती है। वो जल्दी से वापस टुन्नू के पास गई और उसे सब कुछ बताया। टुन्नू, मुझे एक जगह मिली है। एक बहुत ही सुंदर मछली घर है नदी के पास। हम वहाँ रह सकते हैं। वहाँ कोई खतरा भी नहीं है और जगह भी सुरक्षित है। टुन्नू को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोला, रानो, क्या सच में? चलो मुझे भी दिखाओ। दोनों उड़ते हुए नदी किनारे पहुँचे और मछली घर देखकर टुन्नू की भी आंखें चमक उठीं। ये तो वाकई एक अद्भुत जगह है। अब हमें बारिश से डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ अपना घर बना सकते हैं। दोनों ने खुशी खुशी मछली घर के अंदर एक कोना चुना और वहाँ अपना छोटा सा घर बनाने लगे। दिन रात मेहनत करते, पेड़ पौधों से छोटे छोटे तिनके लाकर घोंसला बनाते। आखिरकार कुछ ही दिनों में उनका प्यारा सा घर तैयार हो गया। दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी में खुशियाँ लौटने लगीं, एक नई मुसीबत उनकी राह में खड़ी हो गई। जंगल में एक चालाक और क्रूर कौवा था जिसका नाम था कालू। कालू को सभी जंगलवासी जानते थे। वो हमेशा दूसरे पक्षियों को परेशान करता, उनके घोंसलों से अंडे चुरा लेता और उन्हें डरा धमकाकर अपनी बात मनवाता। जब कालू को पता चला कि रानो और टुन्नू ने नदी किनारे मछली घर में अपना घर बनाया है, तो उसकी ईर्ष्या और लालच जाग उठा। ये मछली घर तो एक बेहतरीन जगह है। मैं वहाँ रहूँगा और इन छोटी चिड़ियाओं को वहाँ से भगा दूंगा। अगले ही दिन कालू उड़ते हुए मछली घर पहुंचा। उसने रानो और टुन्नू को घोंसले में देखा और ठहाका लगाते हुए बोला, अरे ये छोटे छोटे चिड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जगह तुम्हारे जैसे कमजोर पक्षियों के लिए नहीं है। ये तो अब मेरी जगह है। रानो और टुन्नू घबरा गए। उन्होंने कालू से विनती की, कृपया हमें यहाँ से मत भगाइए। हमने बहुत मेहनत से यह घोंसला बनाया है। ये जगह हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कालू पर कोई असर नहीं पड़ा। वह और जोर से हंसा। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि इस जगह पर कब्जा कर लिया। अगर कल तक तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से खदेड़ दूंगा। रानो और टुन्नू के दिल टूट गए। दोनों दुखी होकर घोंसले में बैठे थे। हम अब क्या करेंगे रानो? हमने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया और अब ये कालू हमें यहाँ से भगा देगा। रानो ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, हम हार नहीं मानेंगे। ये हमारा घर है। अगर हमें इसे बचाने के लिए लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर रानो जानती थी कि वे कालू जैसे ताकतवर कौवे से नहीं जीत सकते। कालू बड़ा, चालाक और शक्तिशाली था, जबकि वे छोटे और कमजोर थे। रात भर दोनों सो नहीं सके। उन्हें डर था कि अगली सुबह कालू आकर उनके घर को नष्ट कर देगा। सुबह होते ही कालू फिर से आ धमका। उसने घोंसले के पास बैठकर धमकी भरे स्वर में कहा, तुम लोग अब तक यहाँ हो। मैंने कहा था ना, ये जगह मेरी है। अब मैं तुम्हारा घोंसला तोड़कर तुम्हें यहाँ से भगाऊंगा। कालू ने घोंसले पर झपट्टा मारा। रानो और टुन्नू ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज था। उसने उनके घोंसले को अपने पंजों से खरोंचते हुए तोड़ना शुरू कर दिया। रानो की आंखों में आंसू भर आए। मत तोड़ो हमारा घर कालू, हमने बहुत मेहनत की है। लेकिन कालू ने उनकी एक न सुनी और घोंसला पूरी तरह से तोड़ दिया। टुन्नू ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह कालू से लड़ने में असमर्थ था। आखिरकार दोनों ने हार मान ली और घोंसले के टूटे हिस्से को देखकर रोने लगे। कालू ने घमंड से कहा, देखा, ये जगह अब मेरी है। तुम दोनों जैसे कमजोर पक्षियों की यहाँ कोई जगह नहीं। अब जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ। रानो और टुन्नू की दुनिया उजड़ चुकी थी। वे टूटे हुए दिल और बेजान आँखों के साथ वहाँ से उड़ गए। रानो, हमने सब कुछ खो दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता टुन्नू, शायद हमारे नसीब में यही था। हमें कहीं और जाकर फिर से नया घर बनाना होगा। दोनों ने जंगल में इधर उधर भटकना शुरू किया, लेकिन कोई भी जगह उन्हें सुरक्षित और आरामदायक नहीं लगी। हर जगह उन्हें कालू का डर सताता था। बारिश भी लगातार हो रही थी और दोनों भीगते हुए पेड़ की शाखाओं के नीचे छुपकर अपनी रातें गुजारते थे। दिन पर दिन गुजरते गए और रानो और टुन्नू की स्थिति और बदतर होती गई। उन्होंने कई बार कोशिश की नया घर बनाने की, लेकिन हर बार कोई न कोई परेशानी आ जाती। कभी बारिश की वजह से घोंसला टूट जाता, तो कभी जंगल के दूसरे जानवरों की वजह से उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ती। आखिरकार एक दिन रानो ने थककर टुन्नू से कहा,
शायद हमें इस जंगल में कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। हम बस ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे। शायद तुम सही कह रही हो रानो। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, हमारी जिंदगी में खुशियाँ नहीं आ पाएंगी। और इस तरह रानो और टुन्नू ने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया। वे अब भी जंगल में थे, बिना घर के, बारिश में भीगते हुए और कालू की धमकियों से डरते हुए। उनकी कहानी एक ऐसी कहानी बन गई जिसे जंगल के दूसरे पक्षी और जानवर कभी कभी याद करते थे, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं हुई। उनका संघर्ष जारी रहा और उनका सपना, एक घर का सपना, अधूरा रह गया। एक समय की बात है, हिमालय के घने जंगल में एक बहुत खतरनाक भेड़िया रहता था। वो भेड़िया जब भी किसी जानवर को अपना शिकार बनाने की सोचता तो अपने पैर के नाखूनों और खूंखार दांतों से उस जानवर को मारकर खा जाता था। जंगल के सभी जानवर और पक्षी उस भेड़िए से डरकर रहते थे। कोई भी उस भेड़िए के आसपास नहीं जाता था क्योंकि वो भेड़िया बहुत ही खूंखार था। एक दिन एक गाय चरते हुए जंगल में आ पहुंची। उस गाय को उस भेड़िए के बारे में पता नहीं था। भेड़िए की नजर जैसे ही उस गाय पर पड़ी, तभी उस भेड़िए ने उसे अपना शिकार बनाने की ठान ली और मौका देखते ही भेड़िया उस गाय पर झपट पड़ा। भेड़िए के नुकीले दांतों के वार से वो गाय अपने आप को नहीं बचा सकी और मर गई। अब भेड़िया अपने शिकार को खाने लगा। गाय के मांस को खाते खाते उसकी एक हड्डी भेड़िए के गले में फंस गई। वो भेड़िया दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसके गले का दर्द धीरे धीरे बढ़ता गया और असहनीय हो गया। वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। बाप रे, मेरा गला, अरे यार मेरा गला में क्या फंस गया? कोई तो बचाओ, कोई तो मेरे गले से इस मुसीबत को बाहर निकालो। अरे बचाओ कोई मुझे, मैं मर जाऊंगा। उस भेड़िए की आवाज सुनकर कोई भी पक्षी या जानवर उसकी मदद करने नहीं आता। उस भेड़िए को लगा कि उस हड्डी के दर्द के मारे वो मर ही जाएगा। उसे सांस लेने में भी ज्यादा दिक्कत होने लगी। अचानक रानो चिड़िया को देखकर उस भेड़िए की जान में जान आई। वो रानो चिड़िया के पास गया और अटक अटक कर उससे बोला, अरे चिड़िया बहन, मेरे गले में एक बड़ी सी हड्डी फंस गई है। मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा जीवन भर एहसानमंद रहूंगा और तुम्हें पुरस्कार भी दूंगा। बस तुम मेरे गले की हड्डी निकाल दो या सारस को बुलाकर मेरी मदद करवा दो। प्लीज चिड़िया बहन, मेरी मदद करे। रानो चिड़िया को भेड़िए की बुरी हालत देखकर उस पर दया आ गई, लेकिन उस भेड़िए के बुरे कामों को याद करके रानो चिड़िया उससे कहती है, भेड़िया भाई, मैं आपकी मदद क्यों करूं? आप तो मासूम जानवर और पक्षियों को मारकर खा जाते हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। तुम बहुत बुरे हो भेड़िए भाई। रानो चिड़िया की बात सुनकर भेड़िया उससे कहता है, रानो, तुझे ऊपर वाले का वास्ता, मेरे गले से ये हड्डी निकाल दे। बस किसी तरह मेरी मदद कर दे रानो। मैं तुझसे वादा करता हूँ, आज से मैं किसी मासूम पक्षी को नहीं खाऊंगा। इस बार मेरी मदद कर दे चिड़िया। तेरा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। भेड़िए के ऐसा कहने पर रानो चिड़िया उसकी बात मान जाती है और मदद के लिए सारस को बुलाने जाती है। सारस भैया, क्या आप भेड़िए के गले से हड्डी निकाल सकते हैं? वो बहुत तड़प रहा है। आप मेरे साथ चले और उसकी मदद करें। रानो की बात सुनकर सारस उससे गुस्से में कहता है, अरे रानो चिड़िया, क्या तुम पागल हो गई हो जो भेड़िए की मदद करना चाहती हो? शायद तुम भूल गई हो कि कैसे उसने मासूम पक्षियों को अपना शिकार बनाया था। उसके बावजूद तुम उस भेड़िए की मदद करने के लिए मुझे बुलाने आई हो। तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना, या घास चरने गया हुआ है? मुझे सब याद है सारस भैया, लेकिन वो भेड़िया बहुत तकलीफ में है और उसने मुझसे वादा भी किया है कि वो अब किसी भी पक्षी या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए आप मेरे कहने पर उसकी मदद कर दे। ठीक है रानो, मैं तुम्हारे लिए भेड़िए की मदद करने के लिए तैयार हूँ।
उसके बाद वो दोनों भेड़िए के पास पहुंचते हैं और सारस अपनी लंबी चोंच भेड़िए के गले में डालता है और उसके गले से हड्डी को निकालकर बाहर फेंक देता है। हड्डी निकलकर भेड़िए के जान में जान आई। तभी रानो चिड़िया ने उससे कहा, अब तो तुम्हारी जान बच गई है, तुम्हें अपना वादा याद है ना? रानो चिड़िया की इस बात पर भेड़िए ने बहुत ही बेशर्मी से उत्तर दिया, मूर्ख पक्षी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब कहने की? भला मैं क्यों भूखा रहूंगा? मुझे तो जानवर और पक्षियों का मांस खाने में बहुत मजा आता है। मुझे तो जानवर और पक्षियों का मांस खाने में बहुत मजा आता है। और तुम दोनों के लिए यह किसी पुरस्कार से कम नहीं है कि मैंने तुम दोनों को अभी तक जिंदा रखा है। सारस, तुमने अपनी गर्दन मेरे मुंह में डाली और फिर भी तुम सही सलामत हो। जरा सोचो, अगर मैं अपना जबड़ा बंद कर देता तो तुम्हारी गर्दन तो मेरे पेट में होती और तुम इस दुनिया से चले गए होते। ऐसा कहकर भेड़िया चला गया। रानो, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये भेड़िए किसी के सगे नहीं होते। अब देखो तुम्हारी गलती का नतीजा। अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि ये भेड़िया कभी भी किसी को भी खा सकता है। वहीं रानो चिड़िया बहुत परेशान होती है और अपने बच्चों के पास पहुँचती है। गुड़िया बेटा, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना वो भेड़िया हम सबको खा जाएगा। लेकिन माँ, हम कहाँ जाएंगे और कहाँ पर रहेंगे? गुड़िया बेटा, हम नदी पार जंगल में चलते हैं। वहाँ किसी पेड़ पर एक मजबूत घोंसला बना लेंगे और वहीं पर रहेंगे। कम से कम हम वहाँ इस शिकारी भेड़िए से बच तो जाएंगे। ठीक है माँ, मैं अपना सामान रख लेती हूँ। वहीं दूसरी तरफ भेड़िया जंगल के थोड़ी ही दूर गया तो उसका पैर जंगल के दलदल में फंस गया और भेड़िया उस दलदल में डूबने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे अरे कोई बचाओ मुझे, अरे कोई है, मुझे बचाओ, अरे अरे कोई रानो बचाओ चिड़िया मुझे, ने अरे एक बार कोई फिर है, भेड़िए मुझे की बचाओ। आवाज सुनी और वो तुरंत भेड़िए की मदद के लिए पहुंच गई। अरे रानो बहन, मुझे बचा लो बहन, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। मुझे एक बार इस दलदल से बाहर निकाल दो, मुझे बचा लो बहन, मुझे बाहर निकाल दो इस दलदल से। रानो चिड़िया ने भेड़िए को बचाने की सोची, तभी उसे भेड़िए की बात याद आ गई। इस बार मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली। तुम जैसे धोखेबाज जानवर को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। अब फंसे रहो इस दलदल में, यही तुम्हारे कर्मों की सजा है। ऐसा कहकर रानो चिड़िया भेड़िए को वहीं दलदल में छोड़कर अपने घर वापस आ जाती है और भेड़िया दलदल में डूबकर मर जाता है। भेड़िया के मरने की खबर पूरे जंगल में आग की तरह फैल जाती है। फिर सभी पक्षी और जानवर खुशी खुशी उस जंगल में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। अगर बुरा करोगे तो अंत में हमारे साथ भी बुरा हो जाएगा।